मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। ये कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ऐतिहासिक भूचाल पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। बिल्कुल। ये विषय है 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हम सभी ने इतिहास की किताबों में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम उन पन्नों के पीछे की परतों को टटोलेंगे, हाँ, जो साहस और अभूतपूर्व संघर्ष की कहानी कहते हैं। एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ी और जटिल कहानी। और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम केवल तारीखों और युद्धों तक सीमित ना रहें। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर 10 मई 1857 को मेरठ से उठी वो एक चिंगारी पूरे उत्तर और मध्य भारत में दावानल की तरह कैसे फैल गई। हम उन गहरी वजहों का विश्लेषण करेंगे जो दशकों से समाज के भीतर उबल रही थीं, बिल्कुल। और ये भी समझेंगे कि कैसे इस एक महासंग्राम ने भारत में आगे आने वाले सभी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक अत्यंत मजबूत वैचारिक नींव तैयार कर दी। सही कहा। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी क्रांति रातों रात नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा असंतोष होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम इस क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके कारणों का विश्लेषण करें तो सबसे पहले राजनीतिक नीतियों पर ध्यान देना होगा। राजनीतिक नीतियां। हमारे स्रोतों में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक प्रशासनिक नियम की तरह देखते हैं। हाँ, कि जिस राजा का वारिस नहीं होगा। एग्जैक्टली, कि जिस राजा का कोई सगा वारिस नहीं होगा उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखें तो ये भारतीय रियासतों के लिए एक भयानक अपमान था। बहुत बड़ा अपमान था। अंग्रेजों ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसे समृद्ध और ऐतिहासिक राज्यों को सिर्फ एक कागज के टुकड़े से छीन लिया। जो राजवंश पीढ़ियों से अपनी संप्रभुता के साथ राज कर रहे थे, उन्हें अचानक सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ये सिर्फ जमीन छीनने की बात नहीं थी, ये उनकी अस्मिता और सम्मान पर एक सीधा प्रहार था। If we connect this to the bigger picture, हाँ, तो ये स्पष्ट होता है कि ये सत्ता का असंतोष सिर्फ महलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं था। महलों के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा था। बिल्कुल। आम जनता, विशेषकर ग्रामीण भारत के भीतर एक भयानक आर्थिक सुनामी आ चुकी थी। आर्थिक सुनामी? अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने भारतीय कृषि व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी थी। पहले जहां फसल के आधार पर कर लिया जाता था, अंग्रेजों ने उसे कठोर नकद भुगतान प्रणाली में बदल दिया। कैश में टैक्स देना पड़ता था। हाँ, कैश में। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि पारंपरिक कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जब फसलें खराब होती थीं, तब भी कर चुकाना पड़ता था। बाप रे। जिससे किसान जमींदारों और साहूकारों के कर्ज के उस गहरे दुष्चक्र में फंस गए जहां से बाहर निकलना असंभव था। जो जमीन पीढ़ियों से उनका भरण पोषण कर रही थी, वही उनके शोषण का सबसे बड़ा हथियार बन गए। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये आर्थिक तबाही सिर्फ गांव तक ही सीमित थी? क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि शहरों और कस्बों में काम करने वाले कारीगरों की स्थिति भी कुछ कम भयावह नहीं थी। बिल्कुल। कारीगरों का तो पूरा अस्तित्व ही संकट में आ गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के कारखाने में बना सस्ता माल वो भारतीय बाजारों में भर दिया गया। भारत का जो पारंपरिक हस्तकरघा और शिल्प उद्योग कभी पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता था, उसे अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण व्यापारिक नीतियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया। लाखों बुनकर और कारीगर रातों रात बेरोजगार हो गए। जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को केवल एक विदेशी शक्ति का खजाना भरने के लिए डिजाइन कर दिया जाए तो गरीबी तो आएगी। हाँ, पूरे देश में भयानक गरीबी, भूखमरी और अकल्पनीय परेशानी का फैलना तय है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। एक तरफ सत्ताधारी वर्ग अपने राज्य खो रहा है और दूसरी तरफ आम नागरिक अपनी रोजी रोटी। लेकिन विद्रोह की ज्वाला भड़काने के लिए क्या सिर्फ इतना ही काफी था? क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब तक लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर चोट नहीं पहुंचती, तब तक कोई राष्ट्रव्यापी बगावत खड़ी नहीं होती। ये एक बहुत सटीक विश्लेषण है।
सामाजिक और धार्मिक मोर्चे पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चरम सीमा पर? उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए और नीतियां लागू की जिन्हें भारतीय समाज ने अपने धर्म और संस्कृति पर सीधे हमले की तरह देखा। जैसे ईसाई मिशनरियों का आना? हाँ, ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों और पश्चिमी शिक्षा को थोपे जाने से आम जनता के बीच ये डर बहुत गहराई तक बैठ गया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। डर का माहौल था। यहाँ तक कि सेना के भीतर भी सैनिकों को उनके पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों को पहनने से रोका जाने लगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा छिन जाती है तो वो परेशान होता है। बिल्कुल। लेकिन जब उसे लगता है कि उसका धर्म और उसकी आस्था ही खतरे में है तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि अब हम उस सबसे नाजुक बिंदु पर आ गए हैं जिसने इस दशकों से जमा हो रहे बारूद के ढेर में आग लगा दी। सैनिक कारण। हाँ, हम बात कर रहे हैं सैनिक कारणों की, जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा और तात्कालिक ट्रिगर बना। हमारे स्रोतों के अनुसार अंग्रेजों ने अपनी सेना के लिए एक नई राइफल पेश की थी। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। ये कोई सामान्य हथियार नहीं था, ये वो हथियार था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। What's fascinating here is कि कैसे तकनीक और असंवेदनशीलता का मिश्रण एक साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा करता है। इस नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, उन्हें बंदूक की नली में डालने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। दांतों से? और इसी प्रक्रिया से जुड़ी वो भयानक अफवाह या सच्चाई पूरे उत्तर भारत की छावनियों में आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा। अब उस समय की बंगाल आर्मी में बड़ी संख्या में उच्च जाति के हिंदू और धर्मनिष्ठ मुसलमान सैनिक थे। हिंदुओं के लिए गाय अत्यंत पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर को अपवित्र माना जाता है। तो ये सिर्फ एक सैनिक नियम का उल्लंघन नहीं था? नहीं, ये उनकी आत्मा को भ्रष्ट करने का एक सोची समझी साजिश जैसा महसूस हुआ होगा। जब एक सैनिक को ये लगे कि वो जिस सत्ता की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, वही सत्ता उसके धर्म को नष्ट कर रही है, तो अनुशासन का टूटना तय है। ये उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक टूटन थी। उनके लिए ये सिर्फ नौकरी का या वेतन का सवाल नहीं रह गया था, ये उनके धर्म, उनके ईमान और उनके वजूद का सवाल बन गया। वजूद का सवाल। और इसी अथाह गुस्से का जो पहला बड़ा प्रकटीकरण हुआ वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में देखने को मिला। बैरकपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने इस पूरी अमानवीय व्यवस्था और चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उस परेड ग्राउंड का तनाव आज भी महसूस किया जा सकता है, जब मंगल पांडे ने पूरे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। मंगल पांडे की वो गोली सिर्फ एक हथियार से निकली धातु नहीं थी, वो पूरे भारत की दबी हुई चीख थी। बिल्कुल। लेकिन इस घटना के बाद अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या रही? क्या उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा? अंग्रेजों ने इसे समझने के बजाय कुचलने का रास्ता चुना। हमेशा की तरह उन्हें लगा कि कठोरतम दंड देकर वे सेना में खौफ पैदा कर देंगे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को। ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। फांसी के फंदे ने मंगल पांडे की आवाज को दबाने के बजाय उन्हें एक अमर शहीद बना दिया। अमर शहीद। उनकी शहादत ने अन्य सैनिकों के मन में खौफ पैदा करने के बजाय उनके खून में उबाल ला दिया। जो आग अब तक सुलग रही थी, वो मंगल पांडे की फांसी के बाद पूरी तरह भड़क उठी। और उसी उबलते हुए गुस्से का परिणाम हमें ठीक 1 महीने बाद 10 मई 1857 को देखने को मिलता है। 10 मई। हमारे नोट्स इस दिन को एक युगांतरकारी दिन बताते हैं। ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब मेरठ की छावनी में सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खुला और प्रचंड विद्रोह कर दिया। खुला विद्रोह? उन्होंने जेलें तोड़ दी, अपने बंदी साथियों को आजाद कराया और रातों रात दिल्ली की ओर कूच कर गए। इसी दिन से 1857 की महान क्रांति की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। इस पूरी क्रांति का जो उद्देश्य अब तय हो चुका था, वो केवल कुछ भत्तों या सुविधाओं की मांग तक सीमित नहीं था। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। अंग्रेजों को बाहर निकालना। हाँ, अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह बाहर निकालना। जैसे ही मेरठ के बागी सैनिक दिल्ली पहुंचे, उन्होंने लाल किले पर दस्तक दी। ये घटनाक्रम बहुत ही प्रतीकात्मक और शक्तिशाली था। शक्तिशाली था, बिल्कुल। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस पूरी क्रांति का आधिकारिक और सर्वमान्य नेता घोषित कर दिया।
बहादुर शाह जफर उस समय काफी वृद्ध हो चुके थे हाँ, काफी बूढ़े थे। और शुरुआत में झिझक आए थे, लेकिन अंततः उन्होंने इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा। उनके नेतृत्व ने इस सैनिक विद्रोह को एक राष्ट्रीय और राजनीतिक वैधता प्रदान कर दी। इस क्रांति के विस्तार की बात करें तो ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे ये सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही। जब हम स्रोतों में उन प्रमुख शहरों और उनके महान नेताओं के संघर्ष को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ही ले लीजिए। लक्ष्मीबाई, डलहौजी की उसी हड़प नीति ने उनका राज्य छीना था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रणभूमि में एक सेनापति की तरह जिस रणनीतिक कौशल और अद्भुत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया, वो आज भी दुनिया भर के सैन्य इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है। उन्होंने अंतिम सांस तक अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया। और रानी लक्ष्मीबाई का ये शौर्य कोई अपवाद नहीं था। कानपुर में भी स्थिति बेहद विस्फोटक थी। कानपुर में? वहां पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था। पेंशन बंद कर दी थी। तात्या टोपे जैसे कुशल रणनीतिकार के साथ मिलकर उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश सत्ता की जड़ें हिला दी। वहीं दूसरी ओर अवध की राजधानी लखनऊ में बेगम हजरत महल का नेतृत्व अत्यंत प्रेरणादायक था। बेगम हजरत महल? जब अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण किया तो बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। हाँ। और महीनों तक अंग्रेजों को अपने ही परिसर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। वो उनकी गजब की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। जब हम दिल्ली, झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे अलग अलग केंद्रों को देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल, ये कोई असाधारण मिलिट्री म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह नहीं था, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार अक्सर बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था। राजा रानियां, बेदखल किए गए जमींदार, आम नागरिक, किसान, कारीगर, समाज के लगभग हर वर्ग के लोग अब इस अस्तित्व की लड़ाई में शामिल हो चुके थे। ये एक सामूहिक जन उभार था। अलग अलग जगहों पर इन तमाम नेताओं का एक साथ खड़ा होना और उनके पीछे आम जनता का वो अटूट समर्थन, ये साफ दर्शाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक अभूतपूर्व चेतना जागृत हो चुकी थी। लोग अपनी पुरानी शत्रुताओं को भूलकर सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। So what does this all mean? इतनी बड़ी योजना और इतने महान नेताओं के बावजूद यहाँ एक बहुत ही तार्किक और गंभीर सवाल खड़ा होता है। हमारे पास इतना व्यापक जन समर्थन था, बहादुर शाह जफर जैसा प्रतीकात्मक नेतृत्व था, और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल जैसे इतने महान और वीर नेता थे। वीर नेता जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर भी अंततः यह क्रांति अपने मुख्य लक्ष्य में सफल क्यों नहीं हो सकी? हम 1857 में ही अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकने में नाकाम क्यों रहे? यह इतिहास के सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। हमारे स्रोत इस असफलता के पीछे कुछ बहुत ही कठोर सामरिक और संगठनात्मक कारणों को चिन्हित करते हैं। क्या कारण थे? सबसे बड़ा कारण यह था कि इस विशाल क्रांति में एक केंद्रीय समन्वय या यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर का पूरी तरह से अभाव था। एकजुटता नहीं थी। सभी नेता अपने अपने मोर्चों पर अदम्य साहस के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं थे। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास एक बहुत ही सुसंगठित और केंद्रीकृत सैन्य ढांचा था। दूसरा बड़ा कारण था संसाधनों और आधुनिक तकनीक का अंतर। अंग्रेजों के पास बेहतर बंदूकें और तोपखाने थे, जबकि हमारे ज्यादातर क्रांतिकारी पुरानी तलवारों, भालों और सीमित गोला बारूद के साथ लड़ रहे थे। लेकिन हथियारों से ज्यादा बड़ी कमी शायद दूरगामी संचार की थी, है ना? बिल्कुल। अंग्रेजों के पास उस समय टेलीग्राफ लाइनें थीं, जिसे उन्होंने खुद अपना तारणहार माना। टेलीग्राफ? एक जगह विद्रोह होता तो टेलीग्राफ के जरिए तुरंत दूसरी जगह खबर पहुंच जाती और ब्रिटिश सेनाएं तेजी से उस दिशा में मुड़ जाती। बहुत तेज संचार था। जबकि हमारे क्रांतिकारियों को संदेश भेजने के लिए घुड़सवारों या पैदल दूतों पर निर्भर रहना पड़ता था। संगठन और तकनीक की ये कमी भारी पड़ गई। संसाधनों की कमी तो समझ में आती है, लेकिन क्या अपनों की भूमिका पर भी कोई सवाल उठता है? क्या पूरे भारत ने इस महासंग्राम में एक सुर में साथ दिया था? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, और ये इस असफलता का शायद सबसे दुखद पहलू है। कई शक्तिशाली भारतीय रियासतों,
राजाओं और नवाबों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहने का विकल्प चुना। कुछ तटस्थ रहे और कुछ ने तो ब्रिटिश सेना को सक्रिय सैन्य और आर्थिक सहायता तक प्रदान की। ये बहुत निराशाजनक था। अपने ही देश के एक बड़े और प्रभावशाली वर्ग का इस तरह से अंग्रेजों की ढाल बन जाना इस पूरी क्रांति की धार को कुंद कर गया। अगर उस समय पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक साथ खड़ा हो जाता तो इतिहास कुछ और होता। तो ब्रिटिश साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया होता। अपनों का वो अलगाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन भले ही ये क्रांति 1857 में भारत को आजाद कराने के अपने तात्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई, पर इसके जो परिणाम आए वो इतिहास की धारा को मोड़ने वाले थे। बिल्कुल मोड़ने वाले थे। अगर हम बदलाव की बात करें तो इस क्रांति ने प्रशासन के स्तर पर क्या भूकंप ला दिया। बलपूर्वक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंपनी का शासन खत्म। इसके परिणाम स्वरूप 1858 में एक नया अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्षों पुराना शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एक युग का अंत। ये एक युग का अंत था। भारत का प्रशासन और नियंत्रण सीधे ब्रिटेन की सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन एक उपनिवेश बन गया था। और अगर हम इसके दूरगामी महत्व की बात करें तो ये सिर्फ एक शासन से दूसरे शासन में सत्ता हस्तांतरण की कहानी भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विरासत छोड़ी वो अमूल्य थी। भले ही उस वक्त आजादी नहीं मिली, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के दिलों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की जो भावना बोई, एक जागृति, उसने एक नई वैचारिक जागरूकता को जन्म दिया। इसने पूरे उपमहाद्वीप को ये एहसास दिलाया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं। उन्हें चुनौती दी जा सकती है। हाँ, उन्हें चुनौती दी जा सकती है और उन्हें खून बहने पर मजबूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस 1857 की क्रांति ने आगे आने वाले सभी स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक बहुत ही ठोस वैचारिक नींव तैयार की। ठोस नींव। भविष्य में चाहे वो लाल बाल पाल का उग्रवाद हो, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का सशस्त्र संघर्ष हो, या फिर महात्मा गांधी के जन आंदोलन हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं 1857 के उन शहीदों की चिंगारी एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का काम कर रही थी। इस क्रांति ने यह स्थापित कर दिया कि आजादी कोई दी जाने वाली खैरात नहीं है। इसके लिए अनवरत लड़ना पड़ता है और सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। तो अगर मैं आज की इस गहन चर्चा के इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालूं तो सुनने वालों के लिए या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जो इतिहास को संक्षेप में समझना चाहते हैं, 5 बातें सबसे ज्यादा उभर कर आती हैं। हाँ, आइए देखते हैं। पहला, ये कोई साधारण विद्रोह नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। बिल्कुल। दूसरा, इस महासंग्राम की आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तीसरा, इस संघर्ष के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर जैसे महान व्यक्तित्व शामिल थे। महान नेता। चौथा, इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां और तात्कालिक रूप से वो कुख्यात कारतूस विवाद था जिसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। सही कहा। और पांचवां, इसके परिणाम स्वरूप एक सदी से चले आ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर एक विचारोत्तेजक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने चर्चा में देखा कि इस महान क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा रणनीतिक कारण संगठन, त्वरित संचार और एकजुटता की भारी कमी थी। संचार की कमी। जबकि अंग्रेजों ने टेलीग्राफ जैसी तकनीक का पूरा फायदा उठाया। ऐसे में ये गहराई से सोचने वाली बात है कि अगर 1857 के उन सभी महान और अदम्य साहसी नेताओं के हाथों में भी उस समय आज जैसी संचार व्यवस्था होती, और वे सभी भौगोलिक दूरियों के बावजूद पूरी तरह एकजुट होकर एक ही समय पर ब्रिटिश सत्ता के हर केंद्र पर एक साथ प्रहार करते, तो क्या भारत का इतिहास उसी साल पूरी तरह से बदल नहीं गया होता? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की पूरी कल्पना को ही बदल देता है। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया के नक्शे पर भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो इसी गंभीर सवाल और आज की इस विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हमारा एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।